वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम जिस मूवी की कहानी आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है क्लीनर, जो कि 2007 में आई थी। एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर लेकर कहानी फोकस करती एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर टॉम पर, जो अब लाशों की क्लीनिंग का बिजनेस करता है। मतलब क्राइम स्पॉट पर जब पुलिस लाश की जांच कर लेती है तो उस जगह को साफ करने का काम टॉम का है। एक दिन की बात है, उसको एक आलीशान बंगले में एक ब्रूटल मर्डर के बाद खून और गंदगी साफ करने का ऑर्डर मिलता है। तो वो तो पूरी ईमानदारी से वहां का एक एक निशान मिटा देता है। पर कहानी में भयंकर ट्विस्ट तब आता है जब उसको ये एहसास होता है कि ये ऑर्डर जो था ये पुलिस ने नहीं बल्कि खुद खूनी ने दिया था, और उसने अनजाने में एक मर्डर के सारे सबूत हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिए, और अब मर्डर का सारा इल्जाम उसी पर आने वाला है। आखिर किसने रचा ये शातिर जाल, और अब ये क्लीनर खुद को बेगुनाह कैसे साबित करेगा? आइए दोस्तों, इस थ्रिलिंग सस्पेंसफुल मूवी में देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है टॉम से, जो हमें बताता है कि एक इंसान का मरना बहुत ही ज्यादा दर्द भरा होता है उसकी फैमिली के लिए, लेकिन यही एक बिजनेस भी है बाकियों के लिए। एक इंसान के मरने के बाद भी कई सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी खुलती है, और उसी तरह मैं भी काम करता हूँ। मेरा काम है, अगर कोई कहीं मर जाता है तो मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद उस जगह को क्लीन करता हूँ। जगह इतनी भयानक और घिनौनी होती है कि नए नए आए हुए इस काम में बंदों की तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन मेरा क्या, मुझे तो 8 साल हो चुके हैं। पहले भी मैं पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन मैंने एक बंदे को टपका दिया, इसीलिए मेरी नौकरी चली गई पुलिस की। पुलिस की नौकरी के दौरान भी मैं ऐसी हत्याओं को देखा हुआ आया था, इसलिए मुझे ये काम करने की आदत है। मेरा काम एकदम नीट और क्लीन होता है, ऐसा कि मानो वहां कभी कुछ हत्या ही ना हुई हो। अब दोस्तों, क्लीनिंग का काम करके टॉम वापस घर आता है, और यहाँ वो एक अजीब चीज नोटिस करता है। उसके दरवाजे पर नॉर्मल से ज्यादा लॉक्स लगे होते हैं ताकि घर बिल्कुल सेफ रहे। लेकिन ऐसा क्यों करता है टॉम, आगे पता चलेगा। इसके बाद हम टॉम की बेटी रोज से मिलते हैं। वो दोनों ही इस घर में रहते हैं दोस्तों, और क्योंकि टॉम की पत्नी इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए दोनों को अकेले जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। तो रोज टॉम से आज के दिन के बारे में पूछती कैसा यह दिन। टॉम कहता बेटा वही बोरिंग जैसा, कुछ खास नहीं गया। अगले दिन टॉम अपने ऑफिस आता है, और आज उसको एक और जगह क्लीनिंग का काम करना था। अब मैं आपको बताता हूँ, ये क्लीनिंग का काम टॉम अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं करता। मतलब ऐसे नहीं कि कहीं भी कर दो, जब तक पुलिस किसी हत्या की इन्वेस्टिगेशन एकदम कंप्लीट ना कर दे तब तक ये काम नहीं होता। और जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है तो पुलिस वाले ही एड्रेस भेजते हैं टॉम को कि वहां जाओ, उस जगह को साफ कर दो। इसीलिए अभी टॉम उसी एड्रेस पे जाता है जहां किसी की हत्या हुई थी। तो आने के बाद उसको घर पर कोई नजर नहीं आता, लेकिन उसे नोट में लिखा होता है कि चाबी दरवाजे के बाहर पॉट के नीचे रखी हुई है। तो वहां से चाबी लेकर टॉम अंदर आता है। अब दोस्तों, टॉम जिस भी जगह को क्लीन करता, काम शुरू करने से पहले वो वहां की फोटोज लेता और हर चीज को वो रिकॉर्ड करता, ताकि कुछ और इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाए, और मिले तो पुलिस को बता सके। अब क्राइम स्पॉट बहुत ही घिनौना होता है, तो टॉम अंदाजा लगाता है कि जो आदमी मरा वो शायद सोफे पर बैठा हुआ था, और किलर ने उसके सामने से उसके माथे पे गोली मारी होगी। मतलब वो अपना एनालिसिस करता है। अब वो पहले था तो पुलिस में ना, तो ऐसे अनुमान लगाना उसके लिए बड़ा आसान था। अब सफाई का काम कंप्लीट होने के बाद टॉम घर लौट आता है, जहाँ रोज ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है। रोज बताती कि पापा मुझे माँ के कवर्ड मेज की रेसिपी मिली तो उसी को देखकर बना दिया, कैसे बताओ। टॉम भी खुश होता है कि बेटा परफेक्ट बनाया है। तो रोज कहती है मुझे एक स्कूल प्रोजेक्ट मिला है जिसमें मुझे मम्मी के ऊपर सारी चीजें लिखनी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद कर दो, उनके बारे में सब कुछ बताओ मुझे। लेकिन आज टॉम का मूड थोड़ा सा खराब है दोस्तों, क्योंकि वो अपनी पत्नी को याद करके पुरानी यादें ताजा नहीं करना चाहता। ज्यादा दुख होगा उसको, क्योंकि उसकी पत्नी की हत्या हुई थी, वो नेचुरल मौत नहीं मरी थी, और बस उस चीज को याद करके टॉम बड़ा बुरा फील करता है, सदमे में चला जाता है जैसे। अगले दिन की बात है, जब टॉम अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तब उसको याद आता है कि वो कल जिस जगह में सफाई करने गया था वहां की चाबी तो उसके पास ही रही। इसीलिए वो चाबी देने वापस जाता है। दरवाजे पर आने के बाद अन नाम की महिला दरवाजा खोलती है। टॉम कहता है कल मैं सफाई का काम करने आया था तो चाबी वापस रखना भूल गया। और ये सुनकर अन बड़ी हैरान कि सफाई का काम, कौन सा काम, तुम क्या करने आए थे यहाँ पर, और किसने भेजा था तुम्हें? अभी सुनकर टॉम समझ जाता है कि ओहो कुछ गड़बड़ी हो गई है। इसीलिए वो टॉपिक बदलते हुए कहता है कि ओह सॉरी, शायद मैं गलत रास्ते पर आ गया, मुझे कहीं और जाना चाहिए था, माफ करना। लेकिन अन अभी भी शौक में होती कि ये था कौन और कल करने आया क्या था मेरे घर पर। अब टॉम ऑफिस आकर वो एड्रेस वगैरह चेक करता है, और तब उसको पता चलता है कि वो एड्रेस उसको पुलिस वाले ने नहीं दिया था। ऊपर से 2 दिन से अन का पति जेम्स गायब है। इसका मतलब जिसकी हत्या हुई वो जेम्स ही होगा, और जिसने जेम्स को मारा है उसी ने नकली एड्रेस भेजा है टॉम को, ताकि वो क्राइम स्पॉट को क्लीन कर सके। और टॉम ने बिना पुलिस के इन्वेस्टिगेशन हुए एक क्राइम स्पॉट को साफ कर दिया। मतलब अब दिक्कत हो गई, सारा शक टॉम पे आ जाएगा कि आखिर पुलिस से पहले हत्या की लोकेशन उसे कैसे मिल गई और वो क्यों वहां पर गया। तो पैनिक में दोस्तों टॉम अन के घर के जो भी फोटोज और रिकॉर्डिंग्स थे सभी एक लिफाफे में डालकर छुपा देता है, ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए। बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता है कि मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब रात को टॉम नाइट क्लब आता है, जहाँ उसकी मुलाकात एडी नाम के पुलिस ऑफिसर से होती है, और ये पहले टॉम का ही साथ में काम करता था, तो दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं। टीवी पर जेम्स के नापता होने की न्यूज चल रही होती
होती है कि 2 दिन से जेम्स गायब है। पुलिस जांच में लगी हुई है लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। और यही क्लब में जिम नाम का डिटेक्टिव भी होता है। एडी और जिम दोनों जेम्स के केस पे काम कर रहे हैं दोस्तों। वो दोनों टॉम को बताते हैं कि ये जेम्स कोई नॉर्मल बंदा नहीं था। उसके रिलेशन कमिश्नर के साथ थे और उसको डिपार्टमेंट में हो रहे सारे फ्रॉड्स के बारे में बता था, जिसकी वो गवाही भी देने वाला था कि डिपार्टमेंट में कौन कौन गलत काम करता है। लेकिन इससे पहले वो लापता हो गया। पता नहीं किसने ये काम किया। ये सारी बातें टॉम की धड़कनें और तेज कर देती है कि शायद अन के घर में जो मैंने सफाई की कहीं वो जेम्स की हत्या तो नहीं थी और जेम्स को किसी नॉर्मल कारणों के चलते नहीं मारा गया, बल्कि वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी था। और अब अगर टॉम फंसा तो हत्या का आरोप भी उसी पर लगेगा, जो कि टॉम नहीं चाहता, वरना उसकी जो इकलौती बेटी है वो अकेली हो जाएगी बेचारी। तो इसीलिए उसे कैसे भी करके खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। अगले दिन ऑफिस आने के बाद टॉम को वहां पे अन नजर आती है। वो उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी कंपनी क्या क्लीन करने का काम करती है। तो टॉम बताते हैं हम लाशों को क्लीन करते हैं, लेकिन ऐसे किसी घर में नहीं करते, ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट के बाद करते हैं। तो अन का सवाल होता है कि अब बताओ तुमने मेरे घर में क्या क्लीनिंग करी थी या नहीं। लेकिन टॉम साफ मना कर देता है, अरे नहीं, मैं तो गलती से आ गया था आपके घर में, मैंने कुछ नहीं किया। एक्चुअली मेरे पे जो एड्रेस आया था ना वो गलत था, मुझे कहीं और जाना था। लेकिन अन नहीं मानती, वो जिद पे अड़ जाती है। पर टॉम कहता है कि आप जा सकती हो, मुझे बहुत सारे काम करने प्लीज। और अन को समझ आ चुका था कि टॉम झूठ कह रहा है, लेकिन फिर भी वो चली जाती क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। इसके बाद दोस्तों टॉम एक घर पे आता है जहां उसको क्लीनिंग का काम करना है। तब वहां पर आता है एडी और वो टॉम से कहता है कि तुम्हें पता है पुलिस वाले जेम्स के घर गए थे, उनको वहां पर किसी चीज के निशान नहीं मिले, लेकिन हाँ ये जरूर पता चला है कि घर को सफाई से क्लीन किया गया है, ठीक उसी तरह के केमिकल से जैसे तुम इस्तेमाल करते हो क्लीनिंग के लिए। ऊपर से नाइट क्लब में तुम जेम्स के केस के बारे में सुनते परेशान हो गए थे, इसीलिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा जेम्स के लापता होने में कुछ ना कुछ बड़ा हाथ है। अब देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे बता सकते हो। तो टॉम हिम्मत करके सब कुछ बता देता है कि यार मुझे एड्रेस मिला था जो बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट का लग रहा था, उसमें मुझे जेम्स के घर को क्लीन करने को कहा गया था, मैंने सब कर दिया। लेकिन बाद में पता चला वो एड्रेस पुलिस ने नहीं बल्कि किलर ने खुद भेजा था और गलती से मैंने हत्या के सारे निशान मिटा दिए। बहुत ही ज्यादा डर गया था मैं यार, मैंने कुछ नहीं किया। अभी सुनकर एडी बड़ा हैरान होता है, कहता है कि तुम हर क्लीनिंग करने से पहले सबूत और रिकॉर्डिंग रखते हो ना, हो कहाँ पे। तो टॉम बताता है मैंने सब छुपा दिया क्योंकि तुमने बताया ना कि इस केस में कमिश्नर भी मिला हुआ है, कहीं मैं बुरा ना फंस जाऊं, इसलिए मैंने वो रिकॉर्डिंग और फोटोज छुपा दिए। तो एडी कहता है कि देखो मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे, लेकिन अब जरा संभल के रहना, जिसने भी तुम्हें फंसाया वो शायद तुम्हें जानता होगा। सारे सबूत अपने पास रखना, आगे जरूरत पड़ सकती है उसकी तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए। एंड दोस्तों जब टॉम अपने घर पे आता है तो रोज उससे बड़ी ज्यादा नाराज होती है क्योंकि सारा का सारा दिन टॉम बाहर रहता था और रोज को अकेला रहना पड़ रहा था। ऊपर से माँ के ऊपर लिखने वाला प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं हो रहा था क्योंकि टॉम पुरानी यादें ताजा करने को भी तैयार नहीं था, इसलिए दोनों में थोड़ा हल्की फुल्की बहस हो जाती है। अब टॉम तो बड़ी टेंशन में है दोस्तों तब से जब से ये सीन हुआ है और वही गुस्सा उसने रोज के ऊपर उतार दिया। इसके बाद वो उससे माफी भी मांगता है लेकिन रोज अभी भी नाराज है। अगले दिन टॉम बड़ी टेंशन में वापस ऑफिस आता है, लेकिन परेशानी यहाँ भी उसका रास्ता ढूंढ लेती है। जिम ऑफिस में मौजूद था तो वो टॉम से कहता है कि देखो दोस्त, जेम्स के घर पर केमिकल्स बने हैं क्लीनिंग वाले, तो हम यहाँ पर तुम्हारे केमिकल के सैंपल्स लेने आए हैं ताकि मैच करके देख सके कि उस घर की सफाई तुम्हारे वाले केमिकल से की गई कि नहीं। अब तुम्हें तो पता ही है किसी ने केमिकल से क्राइम स्पॉट को साफ कर दिया। ये सुनकर टॉम हिल जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी कहता है ठीक है तुम सैंपल्स ले सकते हो। और टॉम इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि वो ये केमिकल खुद से स्पेशल नहीं बनाता, मतलब ये ऑलरेडी बाजार में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे टॉम का फंसना मतलब इस तरीके से तो मुश्किल था, लेकिन फंस वो इस चीज से सकता था क्योंकि वो फोटोज और रिकॉर्डिंग ऑफिस में ही मौजूद थी। इसीलिए चुपके से टॉम उस सबूतों वाला लिफाफा जैकेट के पीछे छुपा देता है ताकि किसी और को ना मिले। लेकिन टॉम ये तो समझ चुका था कि सभी का शक घूम फिर के मेरे ऊपर ही आ रहा है, तो अगर मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो जल्दी से जल्दी करनी होगी वरना बहुत देर हो जाएगी। अगले दिन टॉम और एडी दोनों स्कूल फुटबॉल मैच देखने जाते हैं जहाँ रोज ने टॉम को मैच देखने के लिए बुलाया था। अब यहाँ मैच से ज्यादा टॉम का एडी के साथ बातों पे फोकस होता है। तो एडी से कहता है कि जेम्स के केस में मतलब क्या क्या चल रहा है। एडी कहता है कि केस अभी आगे तो बढ़ा ही नहीं यार, सभी को लग रहा है कि जेम्स अभी भी लापता है, इसलिए मिसिंग पर्सन के हिसाब से केस हैंडल किया जा रहा है, लेकिन अगर उसकी लाश मिली फिर दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी तुम्हारे लिए। इसी टेंशन में जब रोज एक बढ़िया गोल मारती है, टॉम का उस पर ध्यान ही नहीं जाता और ये चीज रोज का दिल तोड़ देती कि पापा ने देखा नहीं यार। घर आकर भी वो टॉम से नाराज होती है, उस पे चिन्ना भी देती है, कहती कि मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला था माँ के ऊपर लिखने के लिए, मैं तो सिर्फ उनके बारे में आपके साथ बैठकर बातें करना चाहती थी, लेकिन आप तो वो करने भी तैयार नहीं हो। और टॉम को भी थोड़ा बुरा फील होता
होता है, लेकिन रोज को नहीं पता कि उसका पिता किस मुसीबत में पड़ा हुआ है। अगले सीन में दोस्तों अन वापस टॉम से मिलने आती है और इस बार वो फिर उससे कहती है, क्या तुमने मेरे घर पर क्लीनिंग का काम किया था? देखो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी किसी को, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पति का किलर कौन हो सकता है, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो और सच्चाई बता दो। तो टॉम आखिरकार बता देता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे घर पर क्लीनिंग का काम किया था और जब मैं आया तो घर का हाल बहुत ही बुरा था। मैंने सारी क्लीनिंग कर दी, जो जेम्स की लाश से खून निकला था वो सब हटा दिया। अन को सदमा भी लगता है, बुरा भी लगता है, कहती कि मुझे पता है जेम्स को क्यों मारा गया होगा। और फिर वो टॉम को अपने घर पर लेकर आती है और यहाँ लाने के बाद वो टॉम को दोस्तों एक सीक्रेट जर्नल दिखाती है, जो कि असल में जेम्स की थी और उसमें जेम्स ने हर करप्ट पुलिस ऑफिसर्स के बैच नंबर को लिखा होता है। टॉम समझ जाता है कि जेम्स यही बैच नंबर कोर्ट में जाकर दिखाने वाला था, लेकिन ये बात सामने ना आए इससे पहले किसी ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन कौन हो सकता है वो, ये पता लगाना बहुत ही जरूरी था फिलहाल तो टॉम के लिए। अब टॉम के दिमाग में ये चीज आती है कि जरूर कोई पुलिस डिपार्टमेंट का ही होगा, तभी तो उसने ओरिजिनल फॉर्म पर एड्रेस लिख कर दिया था कि जाओ वहां क्लीनिंग करनी है। लेकिन वो कौन सा पुलिस वाला था ये वो नहीं जानता। अब उस जर्नल में दोस्तों एक और चीज थी कि वहां टॉम का भी बैच नंबर था। मतलब कभी ना कभी टॉम ने रिश्वत या कोई गलत काम किया होगा जब वो पुलिस ऑफिसर था उस समय, और कहीं ये जेम्स टॉम के खिलाफ ही गवाही तो नहीं देने वाला था और फिर उसी चक्कर में टॉम ने उसको मार दिया। ऐसा हो सकता है दोस्तों, आपको क्या लगता है? अब टॉम एडी से मिलकर उसको भी जर्नल के बारे में बताता है, क्योंकि जर्नल में एडी का भी नाम था। ये देखकर एडी परेशान हो जाता है, कहता है कि इसको जला दो, कोई नहीं फंसेगा फिर, क्योंकि अगर ये किसी को मिला तो फिर सारा शक तुम्हारे ऊपर ही आएगा कि अपने आप को बचाने के लिए तुमने जेम्स को मार डाला, और बाकी ऑफिसर्स भी फंसेंगे और फिर बाद में वो तुम्हारी जान के दुश्मन हो जाएंगे। इसीलिए दोस्ती के नाते कह रहा हूँ, इसको सामने मत आने दो। तो टॉम बड़ा परेशान कि यार अब क्या करूं। तो दोस्तों टॉम खुद ही डिटेक्टिव बनने की कोशिश करता है। वो भी हर इंसान के ऊपर शक करने लग जाता है कि ये हो सकता है किलर, ये हो सकता है किलर, लेकिन फिर सॉलिड सबूत तो है नहीं ना किसी के भी खिलाफ। अन भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन उस घर में रहना जहाँ जेम्स की हत्या हुई है उसको हर बार जेम्स की याद दिलाता है। इसीलिए टॉम उसको अपने ऑफिस में काम करने वाले एक बंदे के घर कुछ दिन रहने के लिए भेज देता है और वो बंदा भी अन का वेलकम करता है और उसकी फैमिली अन को अपनी फैमिली की तरह बढ़िया तरीके से ट्रीट करती है। अन को भी अच्छा लगता है और जब भी कुछ टॉम को पता चलता है वो अन के साथ आकर उसको शेयर करता है। ऐसी एक रात दोनों आपस में अपनी जिंदगी के सबसे बुरे पल को याद कर रहे होते हैं। अन बताती कि मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन जेम्स को बच्चे नहीं पसंद थे, इसलिए मुझे अबॉर्शन करवाना पड़ा, क्योंकि जेम्स अक्सर काम में बिजी रहता और वो बच्चों को टाइम भी नहीं दे सकता था, इसीलिए उसने फैमिली बनाने के बारे में सोचा नहीं। अब टॉम भी दोस्तों अपना सबसे बुरा हादसा बताता है कि जब मैं पुलिस में काम करता था ना, तब एक रात मेरे घर एक चोर घुस आया था। उस टाइम मेरी पत्नी और रोज अकेले घर में थे। उस चोर ने सामान लूटने की कोशिश की, लेकिन जब मेरी पत्नी उसको रोकने गई, चोर ने उसे मार दिया और इस तरह रोज के सामने उसकी मां ने अपना दम तोड़ दिया। इतना बदनसीब था मैं कि जब मेरी बेटी ने पुलिस में कॉल लगाकर यह हादसा बताया, वो कॉल मैंने ही उठाया था और मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। उस चोर को तो मैंने पकड़ लिया, लेकिन गुस्से पर काबू ना कर पाया और उसकी हत्या कर दी। तभी से मुझे पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन मुझे इस बात का गम नहीं है, क्योंकि मैंने जो किया सही किया। इसीलिए दोस्तों टॉम अपने दरवाजे पे इतने ज्यादा लॉक्स लगा के रखता है ताकि वो हादसा दोबारा ना हो जाए, और यही वजह है कि रोज हमेशा देरी से आने पर उसको चिल्लाती है कि तुम आज जल्दी क्यों नहीं आए, ये क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। अब अगले दिन अन टॉम को बताती है पुलिस को एक लाश मिली है और उनको लगता है कि वो जेम्स की है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया गया है। तो टॉम भी उसके साथ जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद जिस डॉक्टर ने लाश एग्जामिन की थी उसके हिसाब से तो वो जेम्स की है, क्योंकि वो एग्जामिनर जेम्स का पुराना दोस्त हुआ करता था। वो कैजुअल बातों के दौरान टॉम को एक ऐसी चीज बताता है जो इस केस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। वो टॉम से कहता है कि जेम्स को पता है बच्चे बड़े पसंद थे, लेकिन यार अफसोस वो कभी बाप नहीं बन पाया, और देखो ना बिना बच्चे के मर गया। टॉम का दिमाग खराब इस सुनकर कि अभी तो अन ने मुझे बताया कि मेरा अबॉर्शन हुआ और जेम्स को बच्चे पसंद नहीं थे, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? मतलब या तो अन का कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड है जिसने उसे प्रेग्नेंट किया, और हो सकता है उसी बॉयफ्रेंड ने जेम्स को मारा हो। तब तक अन उस लाश को आइडेंटिफाई करके कह देती है हाँ ये जेम्स की लाश है, मर चुका है वो। इसके बाद टॉम अपनी थियरी एडी को आकर बताता है कि कोई तो अन का बॉयफ्रेंड है जिसने जेम्स को मारा। अब उस बॉयफ्रेंड का पता चल जाए तो मैं इस केस को आराम से सॉल्व कर दूंगा, वरना अब जब लाश मिल चुकी है तो कुछ घंटों में पुलिस सीधे मुझे पकड़ने आ जाएगी। लेकिन बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही एडी के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं पूरी तरह। उसकी जबान थोड़ी सी लड़खड़ाने लग जाती है और वो टॉम से कहता है जाकर कहीं छुप जाओ हो सके तो, इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं। तो टॉम जैसे वहां से निकल रहा होता है उसकी नजर एक सर्टिफिकेट पे जाती है जो कि अन और जेम्स की जो कंपनी है उसका था, और उस कंपनी का वॉलंटियर एडी था जिसका सर्टिफिकेट उसे मिला होता है। इसका मतलब एडी अन के साथ काम कर चुका है और उसने आज तक यही कहा कि वो तो अन को जानता भी नहीं, और बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही उसका डर जाना ये सब इसी ओर इशारा कर रहा था कि शायद एडी ही अन का बॉयफ्रेंड है। और इस बात को
कंफर्म करने टॉम जाता है अन के पास और उससे कहता है कि देखो झूठ मत कहना, लेकिन मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारा सीक्रेट अफेयर एडी के साथ है, क्योंकि जेम्स कभी बाप नहीं बन सकता था, लेकिन फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पुलिस के पास चलो, सारी सच्चाई बता दो, क्योंकि मैं खुद इस केस में फंसा हुआ हूँ, मैं तो बाहर आना चाहता हूँ, मुझे मेरी नहीं मेरी बच्ची की फिक्र है। और फिर आखिरकार एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ एडी ही मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसी के बच्चे की मां बनने वाली थी। लेकिन जब जेम्स को इसके बारे में पता चला उसने जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवा दिया, और जब मैंने ये बात एडी को बताई तो वो गुस्सा हो गया। मुझे लगा कि वो गुस्सा होकर शांत हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो एकदम ये कदम उठा लेगा। उसने ही जेम्स की हत्या की है और तुम्हें उसने ही क्लीनिंग के लिए बुलाया ताकि तुम आगे चलकर फंस जाओ। मैंने नहीं सोचा था कि एडी जेम्स को मार डालेगा। उसके मरने के बाद मुझे पता चला कि जेम्स की हत्या हुई है और मेरा भी इस हत्या में कोई हाथ नहीं है। ये सुनकर टॉम की जान में जान आती है कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी और उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी मुसीबत खत्म कहाँ हुई थी। रोज उसे फोन करके कहती है कि एडी अंकल घर पर आए हैं और टॉम समझ चुका था कि एडी भी सब जान चुका है, यानी कि एडी को पता चल चुका है कि टॉम को सारी चीजें पता चल चुकी हैं और अब टॉम उसकी सच्चाई पुलिस को ना बता दे वो इसीलिए रोज को नुकसान पहुंचाएगा। तो टॉम जल्दी से घर आता है। एडी उससे कहता है कि वाह भाई आज भी पुलिस वाला दिमाग लगाते हो, सच्चाई आखिरकार जान ली तुमने, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जो मुझे जेल पहुंचा सकते हो। पर टॉम कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं इतना बेवकूफ हूँ, मैंने आने से पहले जिम को सारी बातें बता दी थी। और तभी घर के बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजती है। एडी तो डर जाता है कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा, लेकिन वो टॉम से कहता है कि मैं मरूंगा लेकिन तुमको भी साथ लेकर मरूंगा, देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। और वो जैसे अपनी गन से टॉम को शूट करने वाला होता है एक गोली सीधे आकर एडी को लग जाती है, वो मारा जाता है। ये गोली चलाई है रोज ने, जो कि टॉम की पुलिस गन से चलाई होती है। उस गन को सालों से टॉम ने संभाल के रखा था और रोज ने भी अपनी माँ को मरता हुआ देखा था। वो नहीं चाहती थी कि अब वो अपने पिता को भी इसी तरह मरता हुआ देखे, इसलिए उसने एडी की हत्या कर दी। फिर टॉम रोज को गले लगाकर उसको संभालता है। पुलिस आती है और केस बंद हो जाता है क्योंकि अपराधी मारा गया। और रही बात उस जनरल की, तो टॉम ने पहले ही जिम से बात कर ली थी कि मैं वो जनरल तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी जो गलती पास्ट में हो चुकी है उसके लिए मुझे माफ करना, मेरा नाम सामने मत लाना। टॉम ने कभी कोई रिश्वत ली होगी, लेकिन उसने जेम्स का केस सॉल्व कर दिया तो उसका नाम रिश्वत के केस में नहीं आता। और अब टॉम रोज के साथ फिर से सुकून भरी जिंदगी जिएगा। इसी सीन के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म हो जाती है। किस किस को लगा था कि अन और एडी अपराधी निकलेंगे, मुझे नहीं लगता किसी को लगा होगा। अगर आपको अच्छी लगी मूवी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।